हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का केम क्लासेज 09 में मोहन में। साथियों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए सीडीबी का आज तीसरा क्लास है। दूसरा क्लास और पहला क्लास आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में बन चुका है। तो चलिए आज बात करेंगे बर्फ का सिद्धांत यानी कि आइसबर्ग थ्योरी, जो कि सिगमंड फ्राइड ने दिया है। अभी हम मनोविश्लेषणवाद में संप्रदाय का मनोविश्लेषणवाद 6वां नंबर का टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें सिगमंड फ्राइड का ये तीसरा सिद्धांत है। तीसरा वो 7 सिद्धांत पढ़ेंगे, उसके बाद मनोविश्लेषणवाद के बाद आपका जो संप्रदाय का 7वां और 8वां पढ़ेंगे और संप्रदाय खत्म हो जाएगा। फिर आएंगे हम शिक्षा मनोविज्ञान में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा बर्फ का सिद्धांत आइसबर्ग थ्योरी जो कि है सिगमंड फ्राइड का। इन्होंने क्या बोला था? तो इन्होंने बोला था कि मस्तिष्क या मन, है ना, क्या बोला था इन्होंने? मस्तिष्क या मन, है ना, वो कैसे होता है? एक बर्फ़ के समान होता है। चलिए बर्फ़ बना के आपको दिखा देता हूँ, है ना। तो ये हो गया हमारा नदी। नदी कैसा होता है? नीला नीला होता है, या समुद्र मान लो इसे, है ना, ठीक है। और ये होता है उसका ये बर्फ़। ये क्या है? बर्फ़। बर्फ़ है ये बर्फ़ है ना। बर्फ़ कैसा होता है? बर्फ़ का ये जो नीचे वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये सभी हिस्सा कितने हैं? 90% है ना। और ये ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये कितना है? 10% है। अर्थात बर्फ़ का सिद्धांत ये है कि इसको मस्तिष्क के समान बताया गया है ना, सिगमंड फ्राइड के द्वारा। तो जो हमारा 90% ब्रेन है या ये बर्फ़ का हिस्सा है, वो कौन सा हिस्सा है? वो है अचेतन मन। क्या है? अचेतन मन है। यानी कि क्या बोला जाता है? अनकॉन्शियस माइंड बोला जा सकता है इसको, है ना। अनकॉन्शियस माइंड। ऐसे ही हमारा दिमाग भी है ना। 90% हिस्सा जो है अचेतन मन है, और ये जो 10% हिस्सा है, ये जो है ये चेतन मन है। क्या है? चेतन मन। इट मीन्स कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड, है ना। इसी को बोला जाता है बर्फ का सिद्धांत यानी आइसबर्ग थ्योरी, जिसमें सिगमंड फ्राइड ने बताया है कि हमारा मस्तिष्क और मन जो होता है एक बर्फ के समान नदी में तैरता हुआ होता है। जो 90% हिस्सा अचेतन मन होता है, जो तैरता रहता है, जो विचारों में तैरता रहता है। दूसरा जो 10% हिस्सा है, वो रहता है आपका चेतन मन, है ना। ये रहा आपका चेतन और अचेतन मन। लेकिन अचेतन मन को सिगमंड फ्राइड ने जो बोला है, इसको ये बोला है अगणितीय गहराई है। अगणितीय गहराई। सिगमंड फ्राइड ने अचेतन मन को क्या बोला है? अगणितीय गहराई बोला है। चलिए सिगमंड फ्राइड का ही अगला देखते हैं, जो कि है 4 नंबर। पॉइंट डालिए, हेडिंग डालिएगा लिबिडो। लिबिडो, है ना। ये भी सिगमंड फ्राइड का ही है सिद्धांत, जिसमें इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने बोला है कि सभी प्रकार की इच्छाओं, कल्पनाओं एवं ऊर्जा का समूह होता है लिबिडो, है ना। सभी प्रकार की इच्छाओं एवं को हटा देते हैं यहाँ से। इच्छाओं, कल्पनाओं, अब आएगा एवं ऊर्जा का समूह है। ये किन्होंने बोला है? लिबिडो में। लिबिडो एक सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत है, जिसमें बताया है कि यह सभी प्रकार की इच्छाओं, कल्पनाओं एवं ऊर्जा समूह को लिबिडो बोला जाता है। ऐसे करके इन्होंने बताया है। इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आगे जब पढ़ेंगे तो, है ना, आगे जब चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा तो। और 5वां पढ़ते हैं, जो आपका है 5वां। हेडिंग डालिएगा संवेग, यानी कि इमोशन। अभी भी हम जो पढ़ रहे हैं वो है सिगमंड फ्राइड का ही 7 पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना साथियों।
7 सिद्धांत पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ आप सिगमंड फ्राइड लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, इसमें सिगमंड फ्राइड ने 2 जानकारी बताया है। कितना जानकारी बताया है? 2 जानकारी बताया हुआ है। पहला जो जानकारी है वो जीवन मूल प्रवृत्ति के बारे में है, और दूसरा जो जानकारी है वो मृत्यु मूल प्रवृत्ति। तो पहला क्या बताया है? जीवन मूल प्रवृत्ति। पहला क्या बताया है? जीवन मूल प्रवृत्ति, यानी कि इसी को क्या बोला जाता है? जिजीविषा भी बोला जाता है। जिजीविषा भी बोला जाता है। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इरोस करके बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरोस, है ना। फिर है दूसरा जो बताया है, आपको बताया हूँ मैंने, दूसरा वो मृत्यु मूल प्रवृत्ति। मृत्यु मूल प्रवृत्ति, इसको क्या बोला जाता है? मुमूर्षा, या इसको थानाटोस भी बोलते हैं। थानाटोस। ये संवेग के बारे में बताया है सिगमंड फ्राइड ने, है ना। सिगमंड फ्राइड ने संवेग के बारे में बताया है, जिसमें इन्होंने जीवन की मूल प्रवृत्ति जिजीविषा इरोस के बारे में बताया है, इरोस के बारे में। और दूसरा मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जो इरोस होता है, जीवन मूल प्रवृत्ति, वो कैसा होता है? ये पॉजिटिव होता है। और मृत्यु मूल प्रवृत्ति कैसा होता है? ये निगेटिव होता है। कैसे होता है? मतलब जीवन मूल प्रवृत्ति में बात करें तो आपका जो ये है, ये व्यवहार को जीवन मूल प्रवृत्ति जो होता है व्यवहार को, वो सकारात्मक दिखाता है। सकारात्मक, है ना, सकारात्मक दिखाता है। और ये जो इरोस है, इसको आप लोगों ने पिक्चर मूवी पुराने फिल्म में इरोस करके सामने में स्टार्टिंग में देखा ही होगा। एक अर्थ का प्लेनेट में घूमता हुआ इरोस लिखा के आता था। और दूसरा जो है आपका मृत्यु मूल प्रवृत्ति। तो जो मृत्यु मूल प्रवृत्ति है वो व्यवहार में किसको दर्शाता है? व्यवहार को नकारात्मक दर्शाता है। क्या दर्शाता है? नकारात्मक, है ना। ये हो गया संवेग। अब पढ़ेंगे अगला जो कि है स्वमोह। 6वां नंबर है पॉइंट, स्वमोह। स्वमोह पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है नार्सिसिज्म, है ना। तो ये स्वमोह का अर्थ क्या है? स्वमोह का अर्थ है यानी कि स्वयं से प्रेम करना ही स्वमोह है ना। इसके बाद जो है सिगमंड फ्राइड ने 7वां विकास दिया है, 7वां, और ये है अंतिम है इसका 7वां। 7 सिद्धांत दिए हैं। इसमें है मनोलैंगिक विकास, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। क्या बोला जाता है इसी को? साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। आप लोग इसको पूरा लिख लीजिएगा, है ना। इसको इन्होंने 5 प्रकार बताया है। कितने प्रकार? 5 प्रकार बताया है। जितने भी साथी देख रहे होंगे अच्छे से देखिए, नोट करेंगे। जैसे इसको आप लिखेंगे नहीं तो आप भूल जाएंगे, कितना भी वीडियो देखे भूल जाएंगे एक समय के बाद। तो लिखेंगे तो वो याद रहता है, जहन में बस जाता है, दिमाग में, चेतन अचेतन मन में ये अच्छे से कार्य करके लिखा जाता है ना। तो पहला दिया था मुखावस्था। पहला मुखावस्था, इसको ओरल स्टेज भी बोलते हैं, ओरल स्टेज, है ना। दूसरा जो दिया था वो है गुदावस्था। इसको बोला जाता है एनल स्टेज, है ना। फिर तीसरा जो है वो है लिंग प्रधानता अवस्था, इसको बोला जाता है फैलिक स्टेज। फैलिक, इसी है
स्टेज, है ना। फिर आता है आपका चौथा अव्यक्तता, अव्यक्तावस्था, अव्यक्तावस्था, है ना। फिर पांचवा आता है जनेंद्रिय जनेंद्रिय अवस्था। क्या पांचवा है? जनेंद्रिय अवस्था। इसी को बोला जाता है जेनेटल स्टेज, जेनेटल स्टेज। इसको क्या बोला जाता है? अव्यक्त को लेटेंसी, ये ई है, लेटेंसी स्टेज। क्या बोला जाता है? लेटेंसी स्टेज। अब इसको जब डिस्क्राइब करेंगे, है ना, तो इसमें ये अवस्था जो बताया गया है, इसमें उम्र क्या क्या आता है ना। तो इसमें जो उम्र आता है ना, वो है इसमें देखते हैं यहाँ से मुखावस्था। मुखावस्था यानी कि ये है 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष। जब भी कोई छोटे बच्चे होते हैं, उनको कोई भी चीज़ दिया जाता है उसके, तो वो सीधे हाथ में लेके जाता है, मुंह में लेके जाता है, हाथ से पकड़ करके मुंह में लेके जाता है, और मुंह में उस अवस्था को मुखावस्था इसलिए बोला जाता है ना। दूसरा आता है गुदावस्था। इस अवस्था में बच्चे 2 से 3 वर्ष के होते हैं और इसमें अपना खाने पीने का सही से उपयोग कर निष्क्रियण कर देते हैं, बहिष्करण करते हैं, और अपने शारीरिक जो क्षमता है उसका सही से उपयोग करते हैं। गुदावस्था कहलाता है, यानी बहिष्करण जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको भी बाहर करने में सक्षम हो जाते हैं सही तरीके से। फिर आता है आपका लिंग प्रधानता। लिंग प्रधानता इसको 3 से 6 वर्ष, ये सिगमंड फ्राइड ने बताया है उम्र 3 से 6 वर्ष। इसको 2 भागों में बांटा है ना। सिगमंड फ्राइड ने इसको 2 भागों में बांटा है लिंग प्रधानता को। चलिए लिंग प्रधानता को मैं लिख देता हूँ 3 नंबर। लिंग प्रधानता अवस्था, इसको 2 भागों में बांटा है। पहला तो बांटा है मातृमूल प्रवृत्ति, मातृमूल ग्रंथि है, सॉरी, है ना, मातृमूल ग्रंथि। दूसरा है पितृमूल ग्रंथि। अरे यार ग्रंथि हो गया, ग्रंथि है ना। इसको जो बोला जाता है मातृमूल ग्रंथि और पितृमूल ग्रंथि को, तो जो मातृमूल ग्रंथि होता है उसको बोला जाता है ओडिपस कॉम्प्लेक्स, है ना। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। और ये जो है आपका एग्ज़ाम में आया हुआ है, क्वेश्चन बना हुआ है पिछले सीजी टेट 2024 में इसको पूछा गया है ना। इसको पूछा गया है 2024 के एग्ज़ाम में। तो इसमें क्या पूछा गया था कि लिंग प्रधानता अवस्था में मूल मातृमूल ग्रंथि और पितृमूल ग्रंथि में जो पुत्र होता है, जो पुत्र का जो प्रेम है वो प्रेम किसके प्रति होता है? वो माता के प्रति होता है, पुत्र का प्रेम, है ना। और वहीं बात करें पुत्री का, यानी कि लड़कियों का, है ना, वो प्रेम होता है अपने पिता के प्रति। किसके प्रति? पिता के प्रति होता है। ये बताया गया था और ये एग्जाम में आया हुआ था कि इलेक्ट्रा क्या है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, है ना। ये लिंग प्रधानता हो गया। अब जो मैं आपको ये बता रहा था अव्यक्ता अवस्था, ये होता है 6 से 12 वर्ष, 6 से 12 वर्ष होता है अव्यक्त अवस्था, अव्यक्त, है ना। लेटेंसी स्टेज 6 से 12 वर्ष होगा। फिर है जेनेटल स्टेज जो कि 12 से
18 वर्ष, यानी कि बोला जा सकता है जो जननेंद्रिय होता है, जो आपका किशोरावस्था का जो स्टार्टिंग है और जो ग्रोथ डेवलपमेंट होता है मेल एंड फीमेल पर्सन में, जननेंद्रिय का जो निर्माण होता है, दाढ़ी मूंछ का बनना, समलैंगिक और विसमलैंगिक जो हार्मोनल इफेक्ट है, झुकाव जो होता है, वो इसी अवस्था में होता है, जननेंद्रिय में, है ना। और ये जो अवस्था होता है 6 से 12 अवस्था, जो 6 से 12 वर्ष के, इसमें बहुत खतरनाक है, बच्चे इसमें जिद्दी हो जाते हैं, अपने आप को संपूर्ण मानते हैं, है ना। फिर है, अब देखते हैं, ये तो हो गया सिगमंड फ्राइड का 7 सिद्धांत। इसके बाद देखेंगे अपन, चलिए सिगमंड फ्राइड का के बाद अब देखेंगे संप्रदाय का 7वां, संप्रदाय का जो है वो 7वां हिस्सा क्या है, प्रेरकी, प्रेरकी प्रयोजनवाद, या इसी को बोला जाता है हार्मिक संप्रदाय, है ना। इंग्लिश में क्या बोला जाता है इसको, इंग्लिश में बोला जाता है मोटिवेशनल, मोटिवेशनल या परपोसिविज्म, परपोसिविज्म बोला जाता है। और एक होता है हार्मिक, हार्मिक स्कूल, है ना। ये इसका इंग्लिश हिंदी नाम हो गया। तो ये क्या है, प्रेरकीवाद या प्रयोजनवाद जो है मनोविज्ञान में, इसमें क्या महत्व दिया जाता है, तो ये जो दिए हैं, है ना, ये जो प्रयोजनवाद या प्रेरकीवाद है या हार्मिकवाद है, हार्मिक संप्रदाय, ये दिया है विलियम मैकडूगल ने। किन्होंने दिया है, विलियम मैकडूगल ने, है ना। और ये जो विलियम मैकडूगल है, ये प्रयोजनवाद को, है ना, ये मनोविज्ञान में महत्व क्या देते हैं, मनोविज्ञान में। तो आप लोगों ने देखा होगा कि अब हम लगभग व्यवहारवाद की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना, व्यवहारवाद की तरफ। तो व्यवहार प्लस इसमें क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। ये महत्व देते हैं विलियम मैकडूगल, है ना। प्रयोजनवाद जो होता है वो मनोविज्ञान में महत्व देते हैं किसको, व्यवहारवाद, व्यवहार और उद्देश्य को, बिहेवियरिज्म और ऑब्जेक्टिव को। इसी में विलियम मैकडूगल ने, इन्होंने एक कथन दिया है ना, कथन दिया है कि आगे देखते हैं, कथन है विलियम मैकडूगल का कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं आचरण का यथार्थ विज्ञान है। इन्होंने क्या बोला है, ये एग्जाम में आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, नोट कर लीजिए, IMP। मनोविज्ञान व्यवहार एवं आचरण का यथार्थ विज्ञान है। यानी कि बिहेवियर एंड कंडक्ट है, ये क्या है, बिहेवियर एंड कंडक्ट है, ये बोला है विलियम मैकडूगल ने, है ना। इन्होंने अपना बुक भी लिखा है, 2 बुक है ना। इन्होंने 2 बुक लिखा है। एक बुक है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, एक बुक का नाम क्या है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। विलियम मैकडूगल का बुक है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें व्यवहार शब्द को पहली बार, है ना,
जिसमें व्यवहार शब्द को, ये व्यवहार शब्द को पहली बार प्रयोग किए, फर्स्ट टाइम। ये व्यवहार शब्द का फर्स्ट टाइम इन्होंने प्रयोग किया है। और इसी में आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में, है ना, 14 मूल प्रवृत्ति के बारे में बताया है। वो आगे पढ़ेंगे 14 मूल प्रवृत्ति, है ना, 14 मूल प्रवृत्ति। फिर इसने चेतना सिद्धांत का विरोध किया है। कैसे किया है? तो आप सभी को पता है चेतना का विरोध करने के बाद ही व्यवहार आया है, और इन्होंने क्या अपना व्यवहार का जो है, व्यवहार का है ये समर्थन किया है, चेतना का विरोध किया है ना। इनके दूसरा बुक आता है, दूसरा बुक वो होता है अ इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी। क्या है इनका दूसरे बुक का नाम? एन इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी। ये उनका बुक का नाम है। पहले बुक में इन्होंने पहले बार व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था, फिर 14 मूल प्रवृत्ति दिया और चेतना सिद्धांत का इन्होंने विरोध किया, है ना। दूसरे बुक में फिर एन इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी करके दूसरा बुक लिखा है ना। अब अंतिम और लास्ट पढ़ेंगे संप्रदायवाद का, फिर यहाँ अपना संप्रदाय और इतिहास खत्म हो जाएगा, है ना। चलिए 8वां देखेंगे आपका आठ देखेंगे साचार्यवाद या एसोसिएशनिज्म ऐसे करके बोलते हैं इसको इंग्लिश में। एसोसिएशनिज्म, इसको साचार्यवाद संप्रदाय किन्होंने दिया है? तो ये दिया है जॉन लॉक ने दिया है ना। तो चलिए इसी को देखते हैं। जो साचार्यवाद है जो जॉन लॉक ने दिया है वो किस पर महत्व देते हैं? जॉन लॉक ने मनोविज्ञान में, ये जो मनोविज्ञान है साचार्यवाद का, है ना, इसमें महत्व दिया है। किसको महत्व दिया है? तो इसने महत्व दिया है व्यवहार, है ना, व्यवहार और अनुभव को। किसको महत्व दिया है? व्यवहार और अनुभव को महत्व दिया है ना। साचार्यवाद किन्होंने दिया है? जॉन लॉक ने। और जॉन लॉक ने मनोविज्ञान में महत्व दिया है व्यवहार और अनुभव को, है ना, ये दिया है। इसके बाद इन्होंने बुक लिखते हैं एम्पिरिज्म करके, है ना। इन्होंने एक बुक लिखा है एम्पिरिज्म, एम्पिरिज्म। ये एम्पिरिज्म का स्पेलिंग थोड़ा सा देख लेंगे। एम्पी ये प्री आएगा, ये थोड़ा सा ऐसे एम्पिरिज्म ये आएगा, है ना। ये बुक लिखा है जॉन लॉक ने, और व्यवहार और अनुभव को, व्यवहार बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस को इन्होंने महत्व दिया है अपने इस साचार्यवाद सिद्धांत में। किसमें? एसोसिएशनिज्म में, है ना। फिर इसके बाद एक कथन आता है। कथन क्या आता है? बच्चों का मन जो होता है टेबुला रासा होता है, यानी कि कोरा कागज होता है ना। और ये क्वेश्चन जो है, ये जो कथन है एक क्वेश्चन में आया हुआ है। कैसे कथन है ना। बच्चों का मन टेबुला रासा या कोरा कागज
होता है ना, ये बोला है। ये एक कथन है जो एग्ज़ाम में आया हुआ है, और एग्ज़ाम में आया है तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। तो इसमें नोट करके आप लिखिएगा, है ना, इसमें नोट करके लिखना है कि बच्चों का मन कैसा होता है। अभी तो मैंने आपको बताया बच्चों का मन, है ना, टेबुलर आसा होता है, टेबुलर आसा होता है, कोरा कागज होता है ना। लेकिन इसमें दो शब्द है, बच्चों का मन। एक और वैज्ञानिक है, उन्होंने बोला है, एक वैज्ञानिक ने बोला है कोरा कागज, कोरा कागज। आप लोगों ने देखा है, अभी मैंने जस्ट बताया कि कोरा कागज टेबुलर आसा बोला जाता है, ये बोला है जॉन लॉक ने, है ना। अभी हम वही जॉन लॉक का कथन पढ़ रहे हैं, है ना। या कोरा कागज ये नहीं होगा जॉन लॉक, तो आएगा रूसो। कौन आएगा? रूसो आएगा। कोरा कागज, बच्चों का मन कैसा था, कोरा कागज जॉन लॉक ने बोला है। यदि जॉन लॉक नहीं दिया है तो रूसो दिया रहेगा, है ना। और कोरा स्लेट, कोरा स्लेट, है ना, वो किसने दिया है? तो वो दिया है प्लेटो ने। कब दिया है? ये जो अपना फर्स्ट बुक लिखे थे उसमें दिया है कोरा स्लेट, है ना। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और एग्ज़ाम में आया हुआ है। ये आपका जो बोला जाए मनोविज्ञान का इतिहास और आपका जो संप्रदाय है वो ख़त्म होता है ना। तो चलिए अब थोड़ा सा इसको ब्रीफली शुरुआत करते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने आपको बताया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मनोविज्ञान है, जितना भी मैं बता रहा हूँ आप लोग नोट करते जाइएगा। मनोविज्ञान जो है, या जिसको साइकोलॉजी बोला जाता है ना, ये पहले किसका हिस्सा था? पहले हिस्सा था दर्शन शास्त्र का। किसका? दर्शन शास्त्र का, फिलॉसफी का, है ना। और ये जो मनोविज्ञान, मनोविज्ञान जो शब्द या भाषा है, भाषा, मनोविज्ञान भाषा है, वो आया है ग्रीक भाषा से, या इसी को हिंदी में बोलेगा यूनान या यूनानी भाषा से, है ना। और इस मनोविज्ञान का, है ना, इस मनोविज्ञान का जो समय क्या माना जाता है? प्रारंभ। तो मैंने प्रारंभ में आपको बताया है, पिछला वीडियो नहीं दिखा है तो देख लीजिए। 350 ईसा पूर्व, है ना, प्रारंभ बताया है। और ये दिया है किन्होंने? तो अरस्तु ने दिया है। किन्होंने दिया है? ये अरस्तु ने दिया है ना। कौन दिया है? अरस्तु ने दिया है। और इसको स्वतंत्र विषय के रूप में कब पढ़ा गया? तो स्वतंत्र विषय के रूप में 1880 में पढ़ा गया। किसके द्वारा? जो विलियम वुंड है उनके द्वारा इसको एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा गया और इसको अलग किया गया दर्शन शास्त्र से। कहाँ से? दर्शन शास्त्र से इस मनोविज्ञान को 1880 में अलग किया गया, और 1879 में प्रयोगशाला का प्रथम प्रयोगशाला हुआ था मनोविज्ञान का, है ना। फिर अब आते हैं, ये तो अंतर्राष्ट्रीय का हो गया, और हम हैं भारत में, तो भारत की बात कर लेते हैं, है ना। तो भारत में 1915-16 में एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता, है ना। इसको NN सेनगुप्ता भी बोला जाता है। और ये जो हैं, ये नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता भारत में, ये कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग का गठन करते हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय में
है ना, कलकत्ता विश्वविद्यालय मनोविज्ञान विभाग का ये गठन करते हैं और एक अलग संप्रदाय बनाते हैं, मतलब पढ़ाते हैं वहाँ। हमारे यहाँ तो नहीं था, बाकी जगह पहले से आ गया है 350 ईसा पूर्व में, लेकिन हमारे यहाँ जो आ रहा है 1915-16 में, यानी कि जो इसके अंतिम समय है उस टाइम में ये आ रहा है ना। 17वीं-18वीं शताब्दी में आत्मा का सिद्धांत आकर के, मन का सिद्धांत, ऐसे करके पढ़ते पढ़ते बहुत सारा व्यवहार का ज्ञान आ जाता है। लगभग हम हमारा बहुत पीछे चलते हैं। और कलकत्ता विश्वविद्यालय में भारत में नरेंद्र नाथ सेनगुप्त ने मनोविज्ञान का विभाग गठित किया, है ना। फिर इस मनोविज्ञान या साइकोलॉजी को, इसको हम दो भागों में पढ़ेंगे, दो भागों में। पहला जो रहेगा वो है शिक्षा मनोविज्ञान। पहला जो रहेगा वो रहेगा शिक्षा मनोविज्ञान, है ना। पहला जो रहेगा वो शिक्षा मनोविज्ञान। दूसरा जो रहेगा दूसरा जो रहेगा वो बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान। इसको एजुकेशन साइकोलॉजी बोला जाता है, इसको चाइल्ड साइकोलॉजी बोला जाता है। इसी को हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए अगला स्लाइड में देखते हैं। ये जो शिक्षा मनोविज्ञान है, क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान और जो है दूसरा बाल मनोविज्ञान। एजुकेशनल साइकोलॉजी, है ना। दूसरा है चाइल्ड साइकोलॉजी, है ना। इसको हम दो पार्टों में बांट करके देख रहे हैं अभी, बस। इसके बाद इसको अलग से एक एक डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे, ठीक। तो पहला इसका पॉइंट क्या है? पहला, प्रारंभ कब हुआ था? शिक्षा मनोविज्ञान प्रारंभ कब हुआ? ये हुआ है 1900 में। कब हुआ? 1900 में प्रारंभ हुआ। किन्होंने किया है? तो जॉन डेवी होते हैं, जॉन डेवी या रूसो। ये जॉन डेवी और रूसो आगे चल कर के बहुत फेमस हो जाते हैं इस शिक्षा मनोविज्ञान के लिए, है ना। ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है कि जॉन डेवी कौन है, तो आगे पढ़ाएंगे आपको, है ना। अगला, फिर स्वतंत्र रूप से ये स्वतंत्र विषय कब बनता है? शिक्षा मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय कब बनता है? ये 1920 में बनता है। इसको कौन लेके आते हैं? थॉर्नडाइक होते हैं, थॉर्नडाइक। ये 1920 में इसको शिक्षा मनोविज्ञान के रूप में, स्वतंत्र विषय के रूप में बताते हैं और इसको प्रस्तुत करते हैं। वहीं अब बात करें तो ये विश्व स्तर की बात हो गई। अब हमारे भारत की बात करते हैं। भारत में 1930 में आता है। इसको लाने वाले कौन होते हैं? तो लाने वाले होते हैं भारत में गीजू भाई बालेका। कौन होते हैं? गीजू भाई बालेका। इसको आपने अपना जो D.Ed B.Ed किया है ना, उसमें पढ़ा होगा गीजू भाई बालेका को, है ना। ये भारत में शिक्षा मनोविज्ञान के जनक मान सकते हैं 1930 में, है ना। इन्होंने स्थापना किया था शिक्षा मनोविज्ञान। और बाल मनोविज्ञान को देखते हैं। बाल मनोविज्ञान तो प्रारंभ कब होता है? तो वही प्रारंभ होगा आपका 1900, है ना, सेम टाइम। फिर इसको लाने वाले कौन होते हैं? स्टैनली हॉल हो गए, स्टैनली हॉल, है ना। स्वतंत्र विषय कब बना? स्वतंत्र विषय, तो स्वतंत्र विषय वही बनता है ये 1920 में, मतलब सेम टाइम चल रहा है 1920 में, है ना, सेम टाइम। इसको लाने वाले कौन होते हैं?
जो चाइल्ड साइकोलॉजी देते हैं वो कौन देते हैं? जीन पियाजे। तो जीन पियाजे बहुत ही खास होते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में, इन्होंने बहुत सारा सिद्धांत दिया हुआ है। अब बात करेंगे हमारे भारत में, है ना। तो भारत में आता है 1930 में, है ना। और ये लेके आते हैं के.सी. सेन, यानी केदारनाथ चंद्र सेन। इस के.सी. सेन का पूरा नाम क्या है? केदारनाथ चंद्र सेन। ये भारत में लाते हैं, है ना। ये ब्रीफली जानकारी हो गया। कहाँ से आया शिक्षा मनोविज्ञान? शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, तो वो साइकोलॉजी से आया। कब कब बटा वो जानकारी आपको देखिए 1900 में दोनों बनता है, शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान। स्वतंत्र विषय 1920 में बन जाते हैं दोनों, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान के जो लाने वाले हैं वो थॉर्नडाइक हैं, और जो बाल मनोविज्ञान को लेकर के आते हैं वो जीन पियाजे हैं, है ना। वही भारत की बात करते हैं तो ये गिजू भाई बाधेका होते हैं 1930 में, और शिक्षा मनोविज्ञान के लिए और बाल मनोविज्ञान के लिए के.सी. सेन होते हैं, केदारनाथ चंद्र सेन, जो बाल मनोविज्ञान भारत में लेके आते हैं। अब पढ़ेंगे इसका आगे, जो कि है आगे क्लास में पढ़ेंगे, है ना। आज की क्लास का टाइम हो गया है ना। आगे जो पढ़ेंगे उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्या पढ़ना रहेगा। आगे हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान। क्या पढ़ेंगे? शिक्षा मनोविज्ञान। आई होप आप लोगों को मैं अच्छे से ब्रीफली समझा पाया हूँगा। और ये जो मैं जानकारी पढ़ा रहा हूँ ये पूरा आपका जो महेश कुमार बनवाल सर है उसके बुक से, और कोचिंग वाले के जो नोट्स है जो मैं खुद प्रिफर कर रहा हूँ उससे आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। शिक्षा मनोविज्ञान, है ना। शिक्षा मनोविज्ञान में साइकोलॉजी का अर्थ क्या है? इस शिक्षा मनोविज्ञान को अलग अलग देखते हैं ना। तो मनोविज्ञान में साइकोलॉजी का अर्थ क्या है मनोविज्ञान का? तो ये हमने पढ़ा है व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन पढ़ा है ना। ये पढ़ा है ना व्यवहार का अध्ययन जी, ये पढ़ा है हमने। फिर इसके बाद जो ये दूसरा है एजुकेशन, ये है व्यवहार का परिमार्जन, व्यवहार का परिमार्जन, या इसको बोल सकते हैं उन्नति, है ना। ये है। और इसका जो सही तरीके से एक परिभाषा बोले, है ना, इन सभी तरीके से एक परिभाषा बोले इसको मिला करके, तो शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार का अध्ययन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार का अध्ययन, ये हो जाएगा दोनों को मिला करके, है ना। और ये शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाले कौन हैं? तो इसको जोड़ने वाले हैं व्यवहार, है ना। इसको जोड़ने वाले कौन है? व्यवहार। ये देखिए यहाँ से जुड़ा है ना व्यवहार का अध्ययन। पहले साइकोलॉजी पढ़े हैं, उसके बाद अब आ रहा है एजुकेशन साइकोलॉजी, यानी कि व्यवहार का अध्ययन। शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और इसमें, है ना, इसके केंद्र में क्या है? केंद्र में क्या है? सेंटर में क्या है? तो सेंटर में वही है आपका अधिगमकर्ता, छात्र या बालक बोल सकता है ना। अधिगमकर्ता, छात्र या बालक बोल सकता है शिक्षा मनोविज्ञान। हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। कल की डेट में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे आपको जानकारी भी बताएंगे। ये वीडियो आप लोग को काफ़ी यूजफुल होगा। आज क्लास नंबर 3 है ये साइकोलॉजी का, है ना। क्लास नंबर 3 है। आप लोग इसको पहला क्लास और दूसरा क्लास नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। इसका PDF आपको मिल जाएगा, है ना। इसका PDF आपको मिल जाएगा हमारी ये जो नंबर है, इस नंबर से 9893327326, यहाँ 3 है 9893327326। इस नंबर से आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है। शिक्षा ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा, लिख के भेजिएगा। वर्ग 3 के लिए शिक्षा ग्रुप में जोड़िए करके, उसके बाद इस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। फिर ये PDF आपको वहीं से मिल जाएगा। पूरा निःशुल्क क्लास रहेगा, सभी क्लास का रहेगा, सभी सब्जेक्ट का डेली कराया जा रहा है ना। ये PDF आपको मिल जाएगा।
फिर है अगला शिक्षा यानी कि एजुकेशन, है ना। ये आगे आपको हम डिस्क्राइब करके पढ़ाएंगे, अभी इतना ही, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, बहुत टाइम हो गया, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले अपडेट में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।